हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन के जो मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूं। और इसके मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उनकी लिंक आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, वो वीडियो नहीं देखें। और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखें तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और मैं इसके बारे में बताऊंगा। और इसके बारे में आज मैंने रोडेंट्स जैसे कि पढ़ाए हुए थे, या फिर आप लोगों को चूहों को रैट इरेडिकेशन कंपेनिंग मतलब चूहा उन्मूलन अभियान जो पढ़ाया हुआ था, इन सब के बाद आप बारी आती है कि रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है। तो रोडेंटिसाइड जो क्या होते हैं, जो चूहों को या जो रोडेंट्स होते हैं इनको मारने की जो दवाएं होती हैं, इनको कैसे उपयोग किया जाता है और ये किन किन भागों में इनको दिया जाता है और कैसे उपयोग करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, आप लोगों के लिए इसमें हम बात करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में क्या बताया गया है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं रोडेंटिसाइड, मतलब चूहों को मारने की जो दवा होती है या जो पेस्ट यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं रोडेंटिसाइड। इसके बाद सबसे पहले आता है सिंगल डोज पॉइजन, एक्यूट पॉइजन। सिंगल डोज पॉइजन सबसे पहले आते हैं। तो सिंगल डोज पॉइजन में जो कौन कौन सी दवाएं आती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले जिंक फास्फाइड। जिंक फॉस्फाइड जो होती है ये सबसे पहली दवा आती है। नंबर सेकंड पर आती है बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट आती है, ठीक है। नंबर थर्ड पर आती है नार्बोमाइड नार्बोरोमाइड आती है। नंबर 4 पर आती है ANTU अल्फा नेफ्था आती है। इसके बाद आती है थियोवेरिया। इसके बाद नेक्स्ट आती है रेड स्क्वेल। और इसके बाद आती है हमारी थैलियम सल्फेट आती है। नेक्स्ट आती है आपकी सोडियम फ्यूरो एसीटेट आती है। नंबर अगली आती है जो नेक्स्ट आती है MCN 1025 जो होती है, ये आपकी आती है। ये सारी जो जितनी भी दवाएं मैंने आप लोगों को अभी बताई हुई हैं, तो ये किस में आती हैं, सिंगल डोज पॉइजन में, मतलब एक्यूट पॉइजन में आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो सिंगल डोज पॉइजन के बाद इसके बाद आती हैं आप लोगों की कौन सी आती है, मल्टी डोज पॉइजन। अब मल्टी डोज पॉइजन जो दवाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो मल्टी डोज पॉइजन यहाँ पर होती हैं वारफारिन एंड रेटाफिन, रोडाफिन, बेक्योर, RH782 एंड सेलम्यूरिन आती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बात आती है, तो यहाँ पर लिखा है कीमोस्टेरिलेंट्स एंड कॉजल स्टेरिलिटी, मतलब कॉज ऑफ स्टेरिलिटी, जो इनकी नपुंसकता का जो कारण होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और क्या कारण होता है, नपुंसक इनको कैसे कर दिया जाता है, मतलब ये जो एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू श्रीवास्तव 1968, जैसा कि मैंने बताया हुआ था, जो श्रीवास्तव हैं 1968 में इन्होंने इसकी रिसर्च की हुई थी। इसमें क्या क्या रिसर्च की हुई थी, तो इसमें कॉल्चिसिन आया था 0.001 ग्राम आया था, ठीक है। इसमें जो मिलाया गया था वो क्या और मिलाया गया था, इसमें कॉल्चिसिन और फ्यूराडेंटिन, कॉल्चिसिन और फ्यूराडेंटिन को मिलाकर देते। फ्यूराडेंटिन 0.5 ग्राम जो होती है इसमें प्लस करके देते हैं, और 10 ग्राम व्हीट फ्लोर एज सिंगल डोज पॉइजन, मतलब जो 10 ग्राम होता है वो गेहूं का आटा को इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है सिंगल डोज पॉइजन एक बार इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंगल डोज पॉइजन क्या होता है, एक बार इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद ओलिडोन ब्रालिल एंड इनोविड, टेपा मेटेपा, यूरासिल, इनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सिंगल डोज पॉइजन में क्या होता है, एक बार इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद जो मैंने अभी यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई हुई इनको क्या है इसके बाद से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है कुछ स्पेसिफिक रेडेंटिसाइड जो आती हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक रेडेंटिसाइड जो होती हैं वो कुछ होती हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। उनके बारे में क्या होता है, स्पेसिफिक जो रेडेंटिसाइड हैं, एंटी कॉबुलेंट्स जिन्हें बोलते हैं, एंटी कॉबुलेंट्स कहा जाता है। ये होती हैं मल्टीपल डोज पॉइजन और क्रोनिक पॉइजन होती हैं। क्रोनिक पॉइजन इस्तेमाल की जाती हैं जो चूहे के मारने के लिए स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें कुछ होती हैं फर्स्ट जनरेशन की जो दवाएं हैं और कुछ जो सेकेंड जनरेशन की दवाएं हैं। अब जो फर्स्ट जनरेशन की दवाएं हैं उनको कहा जाता है मल्टीपल डोज पॉइजन, और जो सेकेंड जनरेशन की दवाएं इनको कहा जाता है सिंगल डोज पॉइजन, ठीक है। इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला आता है, सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में मल्टी डोज पॉइजन होती हैं। मल्टी डोज पॉइजन में अभी मैंने जो बताई हुई थी वो कौन कौन सी दवा थी, जैसे वारफारिन थी, फ्यूमारेन थी, और टोरमारेन थी, और क्यूमारेन थी, र्यूकेरेन, ये सभी मल्टीपल डोज पॉइजन हैं।
ये सब क्या होती है, मल्टीपल डोज पॉइजन होती है। यहाँ पर इसमें एक नोट भी दिया गया है। नोट क्या है, नोट को भी पढ़ लेते हैं। नोट में बताया गया है कि प्री वेटिंग मतलब लालची चारा जो होता है ये गोलियों के रूप में चूहों को मारने के लिए पॉइजन बेटिंग मतलब केमिकल को मिलाकर दिया जाता है। केमिकल में मिलाकर क्या होता है, चूहों को मारने के लिए लालची चारे को बनाया जाता है जो कि प्री वेटिंग के रूप में दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल डोज जो होते हैं हमारे उनके बारे में बात करते हैं। तो सिंगल डोज जो पॉइजन होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर वो आप लोगों के एआई जो मैटर होते हैं, तत्व जो होते हैं उनके बारे में बताया। एआई जो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और ईआई जो होता है इनर्ट इंग्रेडिएंट होता है। ये फुल फॉर्म आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका यूज किया जाता है इसके बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें ब्रोमोडिलोन जो होता है 0.005% एआई, इसमें ईआई की मात्रा जो होती है ईआई की जो मात्रा होती है मतलब इनर्ट इंग्रेडिएंट जो होता है वो 99.005% होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ब्रोमोडियोलिन के बारे में इसमें बात करेंगे। तो इसको खाने के बाद चूहा पानी पीने के लिए घर से बाहर निकलता है और घरों के बाहर जाकर मर जाता है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि इसमें क्या होता है, चूहा जो होता है इस दवा को जब खाता है तो वो चूहा पानी पीने के लिए घर से बाहर निकलता है और घरों के बाहर जाकर मर जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रोडीफेकम क्या होता है, तो इसमें वारफारिन प्लस सल्फाक्यूनोन का मिश्रण जो होता है, इन दोनों को मिक्स्ड करने के बाद प्रोलीन बना लेते हैं। इन दोनों को जो मिक्स्ड करने के बाद क्या होता है, प्रोलीन बना लेते हैं। ये मार्केट में मिला हुआ भी उपलब्ध हो जाता है और ये प्रोथ्रोम्बिन पर काम करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन पर भी काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का बता दिया। इसके बाद बात करते हैं कुछ और दवाओं की जिनके बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। जैसे कि जो सबसे पॉपुलर दवा मानी जाती है वो जिंक फॉस्फेट पॉइजन बैट के रूप में इसको भी दिया जाता है। अब इसको किस प्रकार से देते हैं, इसमें 2% बनाते हैं। इसके लिए पॉइजन बैट इसका कितना होता है, 2% बनाते हैं। इसके लिए जिंक फॉस्फेट 2 पार्ट और 98 पार्ट जो होता है फूड आर्टिकल होता है। अब जो इसमें फूड आर्टिकल होता है वो क्या क्या रखा जाता है, मेन पॉइंट यहाँ पर आता है। 2% तो आप लोगों की दवा होगी मतलब जिंक फॉस्फेट हो गई। इसके बाद जो 98 पार्ट्स होता है इसमें क्या होता है, 95% फूड मटेरियल होता है। अब 95% फूड मटेरियल क्या क्या होता है, अनाज, चावल, चना तथा 2% वेजिटेबल ऑयल होता है, 1% शुगर टेस्ट होता है। टोटल ये हो जाता है, कितना हो जाता है, 98% हो जाता है। इसके बाद कुछ दवाओं का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी दिया गया है। इंग्रेडिएंट जो दिया गया है इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बेरियम कार्बोनेट 1 पार्ट प्लस फूड ग्रेन 6 पार्ट एंड जैगरी मतलब गुड़ जो होता है एज ए रिक्वायरमेंट मतलब कितना भी डाल दो आप अपने हिसाब से। और रेड स्क्वेल 1 पार्ट, 9 पार्ट फूड आर्टिकल यानी 1:19 का जो रेशियो बनता है इसमें बनता है। किस में बनता है, ये वारफारिन को बनाने में यूज किया जाता है। वारफारिन को 1:19 के एंटी कोवलेंट में बनाया जाता है। तो वारफारिन इसमें 1 पार्ट होता है और फूड ग्रेन कितना होता है, 19 पार्ट का होता है, इसीलिए इसका 1:19 का रेशियो रहता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है। इनमें जो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं चूहों में, रोडेंटिसाइड में बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बताया गया कि स्नैक, कैट, आउल, ईगल, फॉक्स एंड जैकाल और मैंगूज मतलब नेवला एंड मैन क्रो आदि चूहों को पकड़कर खा जाते हैं। इतने सब जो इसमें जो बताए गए हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मतलब एक तरीके से परभक्षी का कार्य करते हैं। इसमें बताया गया है कि सांप, बिल्ली, उल्लू, गीदड़, सियार, मैंगोज, नेवला, आदमी और कौआ आदि ये सभी जो होते हैं ये चूहों को पकड़कर खा जाते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल इनका किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस को करके हम कैसे चूहों को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें बताया गया कि टिलेज, इरिगेशन एंड बर्निंग ऑफ टेरेसेस मतलब इन सभी से भी चूहों को नियंत्रित कर सकते हैं। टिलेज मतलब टिलेज क्रिया करके, सिंचाई करके और बर्निंग ऑफ टेरेसेस जो इनका अवशेष पदार्थ जो होते हैं इनको जलाकर भी हम चूहों को नियंत्रित करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जिंक फॉस्फेट पॉइजनिंग। जिंक फॉस्फेट जो पॉइजनिंग होती है इसको कैसे कराया जाता है, इसकी जो विधि होती है वो क्या होती है। तो इसमें मस्टर्ड इंक्लूड वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर खा लेता है जिंक फॉस्फेट को तो उसमें क्या कराया जाता है, तो मस्टर्ड इंक्लूड वॉमिटिंग मतलब उल्टी उसको करा दी जाती है। अब उल्टी किस प्रकार से कराई जाती है,
उसकी जो पूरी क्रिया है वो यहाँ पर दी गई है। तो 6 ग्राम KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, एक गिलास को पानी में घोलकर यथाशीघ्र मरीज को पिला देते हैं और 10 मिनट के बाद 1 स्पून कॉपर सल्फेट से 750 सीसी वाटर को घोलकर पिला दें, जिसमें से इससे जिसने जहर खाया होगा वह उल्टी करके जहर को बाहर निकाल देगा। ये होता है जिंक फॉस्फेट पॉइजनिंग जो होती है उसको ख़त्म करने का तरीका। मतलब जैसे यदि कोई घर में बच्चा या कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसको ये तरीका अपनाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, नोट यहाँ पर दिया गया है, नोट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया है कि चूहा उन्मूलन अभियान उत्तर प्रदेश में 1951 में शुरू किया गया था, मतलब 1951 में शुरू किया गया था। इसके बाद यहाँ पर वार्फारिन की पॉइजनिंग में विटामिन के को देते हैं। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पॉइजनिंग, जब वार्फारिन की पॉइजनिंग कराया जाए तो इसमें क्या करते हैं, विटामिन के को देते हैं। इसके बाद करते हैं रेड इरेडिकेशन जो अभियान चलाया गया था, ये कब चलाया गया था, 1951 में चलाया गया था। और रेड इरेडिकेशन कैंपेनिंग चूहा उन्मूलन अभियान, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, पूरा आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, वो 6 दिनों का होता है और पूरा उसमें विधि मैंने बताई हुई है। तो ये कब यूपी में जो की गई थी 1976 में की गई थी, ठीक है। तो उसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।